आपके अपने परिवार स्टडी विद इमरान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं एक मॉक टेस्ट जो कि सेम परीक्षा से पहले सेम एक पेपर ही होगा, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी यूपी लेखपाल यूपी कांस्टेबल से संबंधित होगा। तो आइए करते हैं हम। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल स्टडी विद इमरान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? ऑप्शन ए बर्नियर, ऑप्शन बी मनुची, ऑप्शन सी रॉल्फ फिच, ऑप्शन डी हॉकिंस। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वाक्य किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच ने कहा था कि आगरा और फतेहपुर उस समय लंदन से बड़े हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रॉल्फ फिच। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता की एक किताब है जिसका नाम है रहला। मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में इब्न बतूता चीन भी गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, हर्ष के दरबार में वेन संग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ऑप्शन ए ताइसुंग, ऑप्शन बी तुंगकुआन, ऑप्शन सी कुयेनबू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हर्षवर्धन के दरबार में वेन सांग एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आया था। किसके रूप में आया था? एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आया था। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में जब ये क्वेश्चन आया था तो आयोग ने क्या माना था? ताइसुंग। यूपी ट्रिपल एससी में जब ये क्वेश्चन आया था तो आयोग ने ताइसुंग को सही माना था, क्योंकि जब वेन संग जब इंडिया आया था तो ताइसुंग वहाँ का शासक था। कौन था शासक? ताइसुंग। इसलिए यूपी ट्रिपल एससी ने इसको ताइसुंग काउंट किया था। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आचार्य का नाम दे रखा, दूसरी तरफ उनसे संबंधित सिद्धांत दे रखे, थ्योरी दे रखी है। तो आइए देखते हैं हम। लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु, गौसाल, इन्होंने क्या सिद्धांत दिए थे? आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत और जैन। लकुलिश ने पाशुपत दिया था, जबकि नागार्जुन ने शून्यवाद दिया था। भद्रबाहु ने जैन दिया था, जबकि गौसाल ने आजीवक दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 2 और सी का 4, डी का 1। 3 2 4 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 2 4 1। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शन ए वाजसनेयी, ऑप्शन बी मैत्रायणी, ऑप्शन सी तैत्तिरीय, ऑप्शन डी काटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाजसनेयी। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सूची 1 तथा सूची 2 दे रखी है। सूची 1 सूची 2 दे रखी है, हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर जगह नहीं थी, इसके कारण हमने नीचे लिख दिया सूची 2 को।
सूची वन में कुछ एक्ट दे रखे हैं जिनके आधार पर उनमें कुछ प्रावधान किए गए थे, तो किस आधार पर हैं तो देखते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें क्या क्या प्रावधान थे तो देखते हैं हमें नीचे। प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान, द्वैध शासन का प्रारंभ, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो देखिए द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था, इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी, जिसके आधार पर हमने एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो एक का जो है वो 4 हो जाएगा। बी है भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919 जो आया था, इसमें पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किया गया था। तो बी क्या हो जाएगा आपका 3। सी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था, इसमें द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके द्वारा प्रदेशों की जो स्वायत्तता थी इसके लिए प्रावधान किए गए थे। इसका नंबर डी 1। तो आइए देखते हैं हम ऑप्शन, देखते हैं कौन से हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। ए का 4 था, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, ऑप्शन बी देशी राज्यों के प्रतिनिधि, ऑप्शन सी केंद्र सरकार के प्रति रुख, ऑप्शन डी कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में यह अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी के अंदर। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोरखपुर। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी, जिसमें असहयोग आंदोलन के समय आक्रोशित भीड़ ने लगभग 22 जवानों को थाने में बंद करके आग लगा दी, जिसके कारण सबकी जलकर के मृत्यु हो गई। इस घटना से आहत होकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली के कांग्रेस अधिवेशन में निर्णय लिया और असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न करते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? एम.जी. रानाडे, अनंत पटवर्धन, जी.के. गोखले, बी.जी. तिलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं। महासागरीय परिखा, परिखा बोलते हैं जो गर्त होता है, जो ट्रेंच होता है। महासागर के अंदर जो गर्त होगा, गर्त बोले तो सबसे नीचा स्थान महासागर का सबसे। तो आइए देखते हैं। एल्यूशियन, करमेडेक, सुंडा, एस सैंडविच, ये गर्त दे रखे, इधर ये महासागर दे रखे। तो ये किस में मिलता है? तो बात की हमने एल्यूशियन की। एल्यूशियन गर्त जो है वो उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है। कर्माडेक ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, जबकि सुंडा गर्त जो है वो हिंद महासागर में स्थित है।
एस सैंडविच ये दक्षिण अंत महासागर या अटलांटिक महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भूपर्पटी का द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में क्या चीज़ पाई जाती है? सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, बाण सागर परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए रिहंद नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी कन्हर नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। बाण सागर परियोजना सोन नदी के ऊपर स्थित है। किसके ऊपर स्थित है? सोन नदी के ऊपर स्थित है। बाण सागर परियोजना यूपी, एमपी और बिहार के बीच में एक संयुक्त परियोजना है, लेकिन इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसके कारण हम इसे मध्य प्रदेश की परियोजना भी कह देते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? भाबर, खादर, बांगर या खोंडोलाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांगर। गंगा के जो मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी दादरा एवं नागर हवेली, ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तथा सबसे अधिक किसमें 78% जनसंख्या नगरीकृत है? किसमें? लक्षद्वीप के अंदर। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे कम महिला साक्षरता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वार। ज्वार नकदी फसल नहीं है। फसल दो प्रकार की होती है, एक खाद्यान्न फसल और दूसरी होती है नकदी फसल। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, बैंक में बचत खाता से, बैंक में चालू खाता में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट शब्द का जो प्रयोग है वो क्रेडिट कार्ड से किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या ऑप्शन डी ग्रामीण श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय सलाहकार जो है वो आरबीआई है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंधित जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1993। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1993। पंचायती राज के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, जिसे 1993 में लागू किया गया था, तथा 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित था जो कि 1992 में किया गया था, इसे भी लागू 1993 में किया गया था।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1993। अगला प्रश्न करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दो कथन दे रखे, एक कथन दे रखा ए, दूसरा दे रखा कारण आर। कथन ए जो दे रखा है वो सत्य है या नहीं ये बताना है, और कारण आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है या नहीं। तो आइए देखते हैं। केंद्रीय कानूनों का संविधान वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारता है। कारण आ दे रखा, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। कारण आर जो है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का संरक्षक है। जबकि कथन ये दे रखा है केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारता, ये बात भी सही है। और कथन आर जो है वो एक ही सत्यता करता है, अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं। तो आइए देखते हैं हम ऑप्शन। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न करते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। डिवीजन ऑफ पावर किस अनुसूची में दी गई है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं या 8वीं अनुसूची? इसका राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची। डिवीजन ऑफ पावर जो है वो 7वीं अनुसूची में दी गई है। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 43 ए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43 ए। अनुच्छेद 43 ए में श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या बताता है? राज्यों का एक संघ घोषित करता है, एक संघात्मक राज्य घोषित करता है, एक सकारात्मक राज्य घोषित करता है, एक गणतंत्रात्मक राज्य घोषित करता है। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात इंडिया इज अ स्टेट ऑफ यूनियन होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? कुछ रोग दे रखे हैं, इनमें बताना है कि कौन सा वायरस से होने वाला रोग नहीं है। खसरा, रेबीज, पोलियो या क्षय रोग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्षय रोग, अर्थात जिसे हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग एक बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होने वाला एक डिसीज है जिसे हम टीबी कहते हैं। तो विषाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात क्षय रोग। अगला क्वेश्चन करते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 43, 46, 44 या 22? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगर हम जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़े मानव शरीर के अंदर गुणसूत्र होंगे। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड, अमोनिकल, नाइट्रेट या नाइट्राइट? यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन जो होता है वो 46% पाया जाता है। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो CONH2 का होल ट्वाइस होता है, CONH2 का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा,
विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बैक्टीरिया के द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना किसका कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, अपकेंद्रीय बल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम का अलग हो जाना अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल स्टडी विद इमरान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।